जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। लास्ट क्लास में क्लास 11th फिजिक्स में हम लोगों ने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने 7 बेस यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, दोनों एक ही बात है। इसकी एक एक यूनिट को हमने डिफाइन किया था, याद है कि भूल गए? आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। देखो, हमने बेस यूनिट तो डिफाइन कर ली, फंडामेंटल यूनिट्स को तो हमने डिफाइन कर लिया, पता लग गया क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन जो हम डेली लाइफ में चीजें इस्तेमाल करते हैं उनको कैसे नापते हैं, उसके लिए हम क्या क्या यूनिट यूज करते हैं, इसके ऊपर कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, जीवन में काम आती हैं और इनके बारे में पता होना चाहिए। और एंट्रेंस एग्जाम में कब क्या आ जाए कुछ पता नहीं है। तो जैसे लेंथ है, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं ना, तो क्या सिर्फ एक ही यूनिट है मीटर, किलोमीटर, और कोई यूनिट नहीं है? तो बड़ी से बड़ी चीजों की लेंथ कैसे नापते हैं और छोटी से छोटी चीजों की लेंथ कैसे नापते हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंथ। तो लेंथ में छोटी से छोटी लेंथ को कैसे नापते हैं? मान लो मुझे नापने है स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ नापनी, कैसे नापेंगे भाई? तो छोटी लेंथ नापने के लिए देखो हमारे पास क्या क्या है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। या हम बोल सकते हैं 1/100 मीटर, 1 मीटर का 100वां हिस्सा, सही है। अच्छा, इससे भी कोई छोटी यूनिट है? मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट होता है। अच्छा, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि ये होता कितना है। मिलीमीटर जानते हो ना, 10th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर। इससे भी कोई छोटी यूनिट है लेंथ को मेजर करने की? 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10 पावर -3 मीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 पावर -2 मीटर। समझ गए ना? -2 का मतलब है कि 1/100 ही हो जाएगा वो। 10 पावर -3 का मतलब है 1/1000 मीटर। समझ में आ गया? तो स्टैंडर्ड यूनिट के कंपैरिजन में लिख रहा हूँ। ऐसे ही बच्चों, माइक्रोमीटर का नाम सुना है? माइक्रोमीटर 10 पावर -6 मीटर, यानी 1 मीटर का 1 मिलियन टाइम्स। समझ में आ गया? और भी कोई छोटी लेंथ नापनी है तो क्या है हमारे पास? नैनोमीटर, nm। तो नैनोमीटर मतलब 10 पावर -9 मीटर, यानी 1 मीटर का बिलियंथ पार्ट, क्योंकि 1/10 पावर +9 हो जाएगा, तो 1,000,000,000,000 9 बार बिलियन हो गया ना। तो मीटर का बिलियंथ पार्ट जो होगा वो होगा नैनोमीटर। समझ में आ गया? तो सोचो कितनी छोटी यूनिट है। इससे भी कोई छोटी यूनिट है क्या? अच्छा, इस रेंज में ना मॉलिक्यूल्स होते हैं, बल्कि इससे भी छोटे होते हैं। इससे छोटी यूनिट क्या है बच्चों? एंगस्ट्रॉम। 10 पावर -10 मीटर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एंगस्ट्रॉम, ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? इससे कोई छोटी यूनिट है? पिकोमीटर 10 पावर -12 मीटर। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में जब आप लोग आगे चीजें पढ़ोगे तब यही टर्म यूज होंगे, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। तब क्या करोगे? तो तुम्हें इसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। इस रेंज में एटम्स होते हैं, समझे? इससे और छोटी यूनिट कोई है? एफएम, फर्मी मीटर। फर्मी मीटर 10 पावर -15 मीटर। इस रेंज में बच्चों न्यूक्लियस होता है, इतना छोटा होता है। समझ गए? इससे भी छोटा होता है एटो 10 पावर -18, फिर ज़ेप्टो, तो चलता रहेगा। समझ गए ना? तो अभी हम इससे छोटा और नहीं जा रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस से और छोटा मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं, ठीक है। तो यहाँ तक काफी है, तुम्हारा काम चल जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अगर मैं लार्जर डिस्टेंसेस की बात करूं, ये तो हमने छोटी चीजें नाप ली ना। देखो, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट सब कुछ है। जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना तो वो ऐसे टर्म यूज करता है, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर।
तो पता होना चाहिए। अब मैं तुम्हें समझाऊं कैसे कि ये चीज कितनी छोटी है, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है कि कौन किसकी रेंज में आ रहा है। समझ में आ गया? अगर हमें लार्जर डिस्टेंस या लार्जर लेंथ को मेजर करना हो, लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो लार्जर डिस्टेंसेस क्या क्या है बच्चों बताओ? किलोमीटर, तो ये 1000 मीटर के इक्वल होता है। और मैं बार बार यहाँ पर मीटर इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, ताकि मीटर के रेस्पेक्ट में वो कितना बड़ा हो रहा है वो समझ में आए। समझ में आया? और किलोमीटर से बड़ी कोई यूनिट है आपके पास? टेट्रा, वो तो 10 पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो वो होता जाएगा, है ना। लेकिन कोई यूनिट है तो बच्चों एक बहुत बड़ी यूनिट है लेंथ की, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? नाम सुना है इसका कभी? क्या होता है 1 लाइट ईयर? लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने छोटी क्लास में सीखा होगा। देखो, अगर मैं लाइट को सिर्फ 1 सेकंड का टाइम दूं तो 1 सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 3 × 10 पावर 8, क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी है। 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 3 लाख किलोमीटर। सही है? पर ये लाइट ईयर है, लाइट सेकंड नहीं है। तो लाइट ईयर का मतलब ये है कि लाइट हमने ऐसे टॉर्च ऑन करी और हमने उसको 1 सेकंड नहीं दिया बल्कि पूरा 1 साल दिया। 1 साल में लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, सोचो वो कितना ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस मेजर करने की बहुत बड़ी यूनिट है। समझ गए? तो व्हाट इज लाइट ईयर? इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट या डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट in 1 year in vacuum is defined as light year। तो इसको भी मीटर में लाना चाहिए ना। तो बच्चों 1 लाइट ईयर कितना होगा जरा सोच के बताओ। देखो, लाइट की स्पीड है 3 × 10 पावर 8 मीटर इन 1 सेकेंड। सही है? पर हमने इसको 1 सेकेंड तो दिया नहीं है, हमने इसको दिया 1 साल। तो 365 से मल्टीप्लाई कर दूं ऑन एन एवरेज। वैसे 365 के बाद 1/4 भी आता है। मल्टीप्लाई बाय 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी मीटर में। ये मीटर है, तो लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9.467 into 10 पावर 15 मीटर। चेक करो, लाइट ईयर कितना है? 9.467 into 10 पावर 15 मीटर। बच्चों ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा डिस्टेंस है। मुझे नहीं पता तुम अंदाजा लगा पा रहे हो या नहीं। 1 साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जबकि 1 सेकंड में ही इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है लाइट, तो 1 साल में सोचो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये वो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लाइट ईयर। कोई दिक्कत? तो 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस सबको समझ में आ गया। अब ऐसे समझ लो कि अब तुम्हें ये लग रहा होगा सर अगर ये इतनी बड़ी यूनिट है तो ये क्यों बनाई गई और इसमें सब नापते क्या है। तो भैया सुनो, 2 स्टार्स के बीच का डिस्टेंस, 2 गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस या किसी गैलेक्सी का डायामीटर कितना है, वो सारी चीजें हम लोग किसमें नापते हैं? समझ में आ गया? जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक दूसरा स्टार है, वो हमसे कितना दूर है हमारे स्टार से? 4.3 लाइट ईयर शायद। समझ में आ गया? अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए 20 सेकेंड को नेग्लेक्ट कर दूं तो 8 मिनट तो लगते ही हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 8 लाइट मिनट। समझ में आया भाई? लाइट ईयर का मतलब क्या है? 1 साल में जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो लाइट मिनट का मतलब क्या है? 1 मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो सन से अर्थ तक लाइट को आने में 8 मिनट लग रहे हैं।
1 लाइट मिनट हुआ ना। मून से अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 1.3 लाइट सेकेंड है? बात समझ में आ रही है? तो लाइट ईयर हम ऐसे यूज करते हैं। वैसे बाय द वे इतने छोटे डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करते। लाइट ईयर का यूज होता है स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। सबको समझ में आ गया? इसके अलावा और भी इससे भी बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं। तो इसके अलावा एक यूनिट और है, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है? मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो लार्जर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट और होती है, उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका नाम सुना है कभी बच्चों? इसका नाम सुना है? सुना है? क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बच्चों? जो सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस है ना, एवरेज डिस्टेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं है, ठीक है? फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि मान लो ये सन है तो अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर में नहीं घूम रही है, थोड़ा सा ओवल शेप में घूम रही है। तो देखो इधर से डिस्टेंस कम है, इधर से ज्यादा है। ये कम है और ये ज्यादा है, तो कोई फिक्स डिस्टेंस तो है नहीं। तो मान लो ये डिस्टेंस है 148 मिलियन किलोमीटर और ये डिस्टेंस है 152 मिलियन किलोमीटर। इसके अलावा जब अर्थ यहां पर आएगी तो डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा ना। तो एवरेज डिस्टेंस हम सन और अर्थ का बीच का कितना लेते हैं? 150 मिलियन किलोमीटर। समझ में आ गया? मैं सिर्फ इन दोनों वैल्यू का मीन फाइंड नहीं कर रहा हूं। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे अलग अलग है, तो उन सभी का मैं एवरेज फाइंड कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ना, तो जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है ना वो फिक्स नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, क्योंकि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो ओवल है। तो इसीलिए हमने अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस क्या अज्यूम किया हुआ है? 150 मिलियन किलोमीटर। सबको समझ में आ गया? 1 मिलियन में कितने जीरो आते हैं? 6। समझ में आ गया? तो 150, 6 जीरो और लगेंगे और किलोमीटर में 3 जीरो और लगेंगे, वो देखो, तब ये मीटर में आ जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो ये चीजें जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आगे सुनो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात कर रहे थे ना, ये क्या है? हमने क्या करा, देखो हम लोग लेंथ नापने के लिए यूनिट ही तो डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को स्केल रख के नापा, ऐसा मान लो, और जो भी डिस्टेंस आया, जो मैंने यहां लिखा था 150 मिलियन किलोमीटर, उसी को हमने नाम दे दिया आज से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी अब से अगर कोई लार्जर डिस्टेंस मेजर किया जाएगा तो हम लोग किस में मेजर करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। अभी समझाता हूं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो गया? इट इज द मीन डिस्टेंस, या एवरेज डिस्टेंस भी लिख, इसको एवरेज कर दो। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। खत्म हो गया, पूरा क्या लिखना है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर हो गया? और बच्चों 1 AU मेरे हिसाब से है 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये हो गया 150 मिलियन मतलब 10 पावर 6, और किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 10 पावर 3 मीटर। कोई दिक्कत? लेकिन अगर हम बुक के डाटा के हिसाब से चलें तो ये एग्जैक्टली 150 नहीं होता है, थोड़ा सा इससे और कम होता है, 1.496। समझ में आ गया? तो 10 पावर कितनी हो गई? 3 + 6 9, और 2 डेसिमल इधर आ गया है, तो ये हो गया 11 मीटर। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? अरे ये क्या कर दिया? अरे ये क्या हो गया भाई? ये पावर कहाँ लगा दी मैंने? ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कोई दिक्कत?
यानी अर्थ से स्पेस में जो लार्जर डिस्टेंस है वो किस में नापे जाएंगे, या तो लाइट ईयर में नाप लो, वो तो बहुत ही ज्यादा हो गया, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नाप लो। यानी अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस AU, इसको क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, AU। तो मान लो मुझे अर्थ और जुपिटर के बीच का डिस्टेंस नापना है, मान लो ऐसा 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, मानने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, कि चलो इसको सन ले लेते हैं, सन और जुपिटर के बीच का डिस्टेंस नापना है, और मान लो बच्चों ये डिस्टेंस आया 10 AU, ऐसा मान लेते हैं, एक ही मैंने रॉन्ग डाटा लिखा है, सन और जुपिटर के बीच का डिस्टेंस कहीं पर मेंशन है 10 AU, और आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो आप 10 AU का मतलब समझ पाओगे कि कितना डिस्टेंस है। तो अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप पढ़ पाओगे एटलीस्ट कि 10 AU का मतलब है अर्थ और सन के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका 10 टाइम्स, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस था वो AU है ना, उसका अगर मैं 10 गुना कर दूं तो उतना डिस्टेंस यहां पर मेंशन है, यानी इस वैल्यू का 10 टाइम्स। मेरी बात समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आई पक्का। अच्छा कोई मुझे ये बताएगा लाइट ईयर वाला डिस्टेंस बड़ा था या ये डिस्टेंस बड़ा है? सबको पता है लाइट ईयर बड़ा होगा, क्योंकि लाइट ईयर में 10 पावर 15 था और यहाँ 10 पावर 11 है, तो ये छोटा है। दूसरी बात, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस तो बहुत कम है, लाइट ईयर में तो लाइट एक साल में तो बहुत डिस्टेंस कवर कर जाती है, अर्थ से सन तक आने में तो खाली 8 ही मिनट लगते हैं। समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपनी तीसरी यूनिट की तरफ। तो लार्जर डिस्टेंस अगर आपको मेजर करने हैं तो उसके लिए एक यूनिट हमारे पास और है जिसको हम बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं बच्चों? पारसेक। पारसेक, पारसेक की डेफिनेशन बच्चों हर किताब में दी रहती है। भाई पहले किताब बंद करो, तीनों यहां पर समझा रहा हूं, यहां पर देखो, उसमें क्या ढूंढ रहे हो? कुछ टैली कर रहे हो क्या? बेटा किताब में जो लिखा है वो घर जाके भी पढ़ सकते हो, किताब बोल के समझाएगी। अगर किताब से ही समझना है तो एक काम करते हैं, मैं एक डेफिनेशन पारसेक की यहाँ पे लिखता हूँ और वहां से पढ़ो या यहाँ से पढ़ो और मुझे समझाओ, ठीक है? पारसेक की डेफिनेशन बोलना एक बच्चा, भाई मैंने तो रटी हुई नहीं है, इसको यहाँ से उठा के बोलो। पारसेक है ना ये, इसकी डेफिनेशन बोलो फटाफट जल्दी। इट इज द लार्जेस्ट पार्टिकल यूनिट, इट इज द लार्जेस्ट particle unit of distance यूनिट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस used in astronomy. used in astronomy. It is defined as a distance, It is defined as the distance at which the distance at which an arc at which an arc of length of length astronomical unit 1 second, फिर आगे subtended an angle of 1 second of arc. subtended, एक सेकंड, आर्क ऑफ लेंथ के बाद क्या लिखा है? 1 astronomical unit. अच्छा 1 AU, 1 AU subtended An angle of 1 second of arc. an angle of 1 second Of arc. of arc, है ना? बस इतना ही, और भी कुछ है? और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 पारसेक इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट्स, हाउ मच मीटर? 3.08 into 10 की पावर 16 मीटर। ये इसकी वैल्यू है। भाई किताब में तो ये लिखा हुआ है, अब इसको रट लोगे? और भाई अगर किताब से ही समझना है तो जरा मुझे समझाओ ये क्या कह रहा है। इसीलिए जब कोई इंसान समझा रहा होता है ना, वो सुन लो, वो काम आएगा। एक बार ये समझ में आ गया ना तो ये डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में यूज होने वाली सबसे लंबी यूनिट यही है, और वो दिख भी रहा है 10 पावर 16, 10 पावर 16, जबकि लाइट ईयर में 15 था, तो ये उससे वैसे भी 10 टाइम्स बड़ा है। 10 का रेशियो आ जाएगा ना डिवाइड करेंगे तो, और 3.08 है, वो भी डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा। अब डेफिनेशन ये लिखी है इसकी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU subtend an angle of 1 second of arc।
चीजों को समझाने में वक्त लगता है, तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करके सुनना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। देखो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी और तुम्हारे लिए भी मैं एक बात बोल रहा हूँ। तुमको इस बोर्ड के दो कॉर्नर दिख रहे हैं, ये दोनों, एक लाइन ये दिख रही है और एक लाइन ये दिख रही है। मेरी बात जो है मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसके पास खड़ा हूं तो देखो मेरी आंखों से एंगल ऐसे बन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही तो इधर देखो, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसके पास खड़ा हूं, तो एंगल बहुत बड़ा बन रहा है, सही है बच्चों। अगर मैं दूर चला जाऊं तो जरा चेक करो, एंगल बड़ा हो गया या छोटा हो गया? अगर मैं और दूर चला जाऊं तो, इतना दूर चला जाऊं तो क्या हो जाएगा? एंगल देखो और छोटा हो गया। ये ऑब्ट्यूस एंगल है और ये एक्यूट एंगल बन गया। बच्चों इमेजिन करो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट से बहुत दूर चला जाऊं तो ये ऐसा नजर आएगा? एंगल छोटा हो जाएगा। तुम्हें ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं दो पॉइंट अगर मेरे सामने है और मैं उससे दूर जाता हूं तो ऑटोमेटिक वो दो पॉइंट पास आते जाएंगे। अगर मैं इंफिनिटी पे चला जाऊं तो ये दो पॉइंट अलग अलग नहीं बल्कि एक सिंगल पॉइंट मर्ज होकर नजर आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात सबको समझ में आ गई? और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये एंगल वक्त के साथ छोटा होता जाएगा जैसे जैसे मैं इन दोनों पॉइंट से दूर जाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है, अभी आगे चलते हैं, धीरे धीरे समझाऊंगा। बच्चों तुम लोगों को ये पता है 1 डिग्री में 60 सेकंड होते हैं, सॉरी 60 मिनट होते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो एंगल नाप रहे हो आप और यहाँ टाइम लिख दिया। ये टाइम नहीं है, ये भी एंगल है। एंगल को मिनट सेकंड में नापा जाता है। समझ में आया? मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने एंगल्स, सर्कुलर एंगल्स के बारे में समझाया था, तब मैंने ये बात बताई थी। जिसको नहीं पता वो अभी इतना सुन लो। 1 डिग्री एंगल के अंदर कितने मिनट होते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं 60 मिनट। बच्चों 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? ये टाइम नहीं है, ये एंगल है, तो इसको लिखते हैं सेकंड। इतनी बात सबको समझ में आ गई? दो बात समझ में आ गई ना? दो पॉइंट से जितना दूर जाऊंगा एंगल छोटा होता रहेगा और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको भी इरेज कर दूं? एक काम करते हैं, इधर वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, ठीक है? देखो, अगर मान लो ये अर्थ है और ये सन है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 1 AU, सही है बच्चों। अगर मैं इसके पास, अच्छा एक और चीज, एंगल नापना आता है, प्रोट्रैक्टर D एंगल नापना आता है। बच्चों ये एंगल कितना है? मान लो ये है 1 डिग्री। वैसे बाय द वे ये कम से कम 45 डिग्री को तो जाहिर है, बट आप लोग ये मान लो कि ये बहुत छोटा एंगल है और ये कितने डिग्री का है? अज्यूम करने में कुछ जा रहा है। इसके अंदर बच्चों कितने मिनट बनेंगे? कितने बनेंगे? अगर मैं मिनट्स बनाऊंगा तो कितने बनेंगे बच्चों? समझ में आ रहा है? यानी कि 60 मिनट बन जाएंगे। तो बच्चों 1 मिनट कितना बड़ा होगा? बहुत छोटा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि 1 सेकंड यहां पर जो लिखा था ना वो एक्चुअली क्या है। तो 1 सेकंड पे आप कैसे पहुंचोगे? पहले आपको 1 डिग्री समझना होगा। तो मैंने पहले 1 डिग्री का एंगल लिया जो ऑलरेडी पहले से बहुत छोटा है, फिर मैंने उसके 60 पार्ट करे और उसमें से एक पार्ट को निकाल लिया, तो कितना बनेगा बच्चों? 1 मिनट। अगर मैं इस 1 छोटे से मिनट के भी 60 टुकड़े कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? इसके अंदर से जो एंगल निकलेगा वो होगा 1 सेकंड। तुम लोगों को पहले ये आइडिया लगा कि 1 सेकंड कितना छोटा एंगल है? आइडिया लगा? 1 सेकंड बहुत ही छोटा एंगल है।
अब चलते हैं वापस अपनी कहानी पे। 1 पार्सेक क्या होता है? देखो मैंने तुम्हें 2-3 चीजें समझा दी हैं, उनको इकट्ठा हम यूज करने वाले हैं। 1 AU को अगर मैं यहां से देखूंगा तो बहुत बड़ा एंगल बनेगा ना। तो मैं इस 1 AU से इतना दूर चला गया कि यहां पर एंगल कितना बन रहा है बच्चों? कितना बन रहा है? 1 सेकेंड। अगर मैं इतना दूर चला गया कि एंगल अगर 1 सेकेंड बन रहा है तो ये दोनों अलग अलग नजर नहीं आएंगे, बल्कि एक साथ जुड़े हुए नजर आएंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैं इसको अलग से बना दूं, ये सन है, ये अर्थ है, और इन दोनों के बीच को जब इतनी दूर से देख रहा हूं तो एंगल कितना बन रहा है? 1 सेकेंड। सही है। अब मुझे ये बताओ, यहां से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों की लेंथ सेम ही होगी, ऑलमोस्ट उसी लेंथ को बोलते हैं 1 पार्सेक। ये जो लेंथ है ना, यहां से लेकर उस पॉइंट की जहां पे बैठ के हम इन दोनों को देख रहे हैं, जहां से 1 सेकेंड का एंगल बन रहा है सन और अर्थ के बीच में, तो वो डिस्टेंस कहलाता है 1 पार्सेक। तो तुम अंदाजा लगा पा रहे हो 1 पार्सेक कितना बड़ा है? 1 पार्सेक लाइट ईयर से भी बड़ा है। 1 पार्सेक का मतलब ये समझ लो, आप सन और अर्थ को जब देख रहे हो तो उनके बीच का डिस्टेंस 1 AU दिख रहा है। आप उससे इतना दूर चले गए कि वहां से दोनों का एंगल कितना बन रहा है? 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड कितना छोटा होता है मैंने बताया था, यानी मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो जब मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ही हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा फिगर। दैट डिस्टेंस इज 1 पार्सेक। अभी आया समझ में? वही डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, समझ गए? डेफिनेशन क्या लिखी है सुनो। It is defined as the distance at which an arc of length 1 AU subtend an angle of 1 second of arc। समझ में आया? मतलब डेफिनेशन के हिसाब से अगर चलूं ना तो वो ये कह रहा है, देखो बताता हूं, डेफिनेशन के हिसाब से भी बता देता हूं। डेफिनेशन में ये कह रहा है, जैसे मान लो बच्चों ये सर्कल है, अच्छा है ना? तुम्हें ये तो पता होगा कि सर्कल में अगर मैं एक आर्क बनाऊं तो वो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है, इतना तो पता होगा। तो मान लो ये जो आर्क है ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, तो डेफिनेशन ने ये बोला है एक इतना बड़ा आर्क है कि उसकी लेंथ है 1 AU और वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है 1 सेकेंड का। समझ में आ रहा है? तो इसका फिगर दरअसल ऐसा बनेगा, ऐसा सर्कल होगा और 1 AU इतना सा बनेगा और सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा खाली 1 सेकेंड का। तो मैंने तुम्हें खाली ये वाला पार्ट समझाया था, अभी आगे समझ में? और ये इतना छोटा है तो वो स्ट्रेट लाइन लिखेगा ना कि कर्व। तो ये सन हो जाएगा, ये अर्थ हो जाएगी, और इन दोनों की से सेंटर से देख रहे हैं तो एंगल 1 सेकेंड का बनेगा। डेफिनेशन में ये समझाया हुआ है। अभी आया समझ में? अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकता है। पार्सेक लेंथ को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट है। समझ में आ गया सबको? तो कुछ चीजें ऐसी हैं अगर हम उनको स्किप कर देंगे ना तो बेटा वो हमेशा जिंदगी भर के लिए स्किप हो जाएंगी, वो कभी नहीं आएंगी समझ में। जब तक कोई समझाएगा नहीं ना तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको, ठीक है? चले आगे। इसके अलावा अगर मैं लाइट ईयर को पार्सेक में कन्वर्ट करूं, पार्सेक को AU में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा? तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ये आप याद कर लो, एक बार इसको लिख लो और याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 6.3 इंटू 10 पावर 4 AU, और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है? तो पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट है, उससे छोटा लाइट ईयर और सबसे छोटा AU। समझ गए? ये डाटा बुक वगैरह में दिया रहता है, यहां से उठा के याद कर लो, नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा। लाइट ईयर को AU से डिवाइड करोगे तब उसका रिलेशन आएगा, पार्सेक को लाइट ईयर से डिवाइड करोगे तब वो रिलेशन आएगा। ये चीजें याद कर लो, किताब इस काम के लिए बढ़िया है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यानी लेंथ नापने की बड़ी से बड़ी यूनिट है हमारे पास आज, और छोटी से छोटी यूनिट भी है जो मैं इरेज कर चुका हूं। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हमारे पास और भी बेस यूनिट्स को नापने की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी यूनिट्स हैं। जैसे मान लो आपको मास को मेजर करना है
तो मास को मेजर करने के लिए छोटी से छोटी यूनिट्स क्या है हमारे पास? क्या है? ग्राम है, सेंटीग्राम है, मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है, नैनोग्राम है, पिकोग्राम है। समझ गए? 1 ग्राम सेंटीग्राम मतलब 10 पावर -2 ग्राम, मिलीग्राम 10 पावर -3 ग्राम, माइक्रो मतलब -6, नैनो मतलब -3 और पिको मतलब -9 आएगा यहाँ पे और -12। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बड़ी से बड़ी यूनिट्स क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम तो बाद में आएगा, ग्राम के बाद आता है डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन। समझ गए? और एक यूनिट और होती है CSL। मास को मेजर करने की एक बड़ी यूनिट हमारे पास होती है CSL। एक सेकंड देखता हूं जरा। हाँ, CSL। तो जो तुम्हें पहले से पता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो नहीं पता है वो सीख लो। डेकाग्राम का मतलब होता है 10 पावर 2 ग्राम, नहीं 10 ग्राम, सॉरी। हेक्टोग्राम मतलब 10 पावर 2 ग्राम मतलब 100 ग्राम। किलोग्राम मतलब 10 पावर 3 ग्राम 1000 ग्राम। क्विंटल मतलब 100 kg, 100 किलो का एक क्विंटल होता है ना, तो अच्छा खासा तंदुरुस्त आदमी कम से कम 100 किलो का होता है। टन का मतलब होता है 10 पावर 3 kg, 1000 किलो। तो टन में किसको नापते हैं? बड़े जानवरों को, शिप्स को या हाथी को, व्हेल को टन में नाप सकते हैं, गाड़ियों को। CSL होता है बच्चों चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। इसका 1 CSL का मतलब होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। जो हमारे सन का मास है उसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज 1 CSL। तो ये भी एक यूनिट है। तो मेरे ख्याल से इतना भारी क्या ही है हमारे अर्थ पे जो हम इससे कंपेयर करें। हाँ, सोलर सिस्टम या फिर गैलेक्सी वगैरह में अगर हम स्पेस में जाएं तो हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? मैं तुम्हें बस अभी ये समझाना चाहता हूँ, हर चीज को, हर बेस यूनिट को नापने के लिए हमारे पास छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमको डायमेंशन टॉपिक कवर करना है। ठीक है? तो ये जितनी भी यूनिट्स मैंने लिखी है ना, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स में ही आता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो तुम लोगों को मेजर करना है प्रेशर, तो प्रेशर को मेजर करने की क्या क्या यूनिट होती है बताओ? बोलो। बार, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल। समझ में आ रहा है? इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, टॉर्क। तो जब क्वेश्चन वगैरह आते हैं ना, तो जरूरी नहीं है आपको हमेशा ATM या बार या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही दे, वो कोई भी यूनिट दे सकता है इनमें से। तो इन सभी यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए। तो कम से कम इसका नाम तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। ठीक ऐसे जैसे मान के चलो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट हमारे पास? केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। और इन दोनों को कन्वर्ट एक दूसरे में कैसे करते हैं? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करने पर क्या आ जाता है? फ़ारेनहाइट। समझ रहे हो? इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूनिट हमारे पास? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इक्वल टू केल्विन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सभी यूनिट्स को नापने के लिए हमारे पास अलग अलग छोटी बड़ी सभी तरीके की यूनिट अवेलेबल है फिजिक्स में। बस तुम लोगों से वो ये चाहता है इस चैप्टर में कि बच्चे को एटलीस्ट
हर यूनिट के बारे में पता हो। समझ रहे हो? मेरे ख्याल से ये सब तो पता ही होगा। इरेज कर दूं? लिख लोगे? तो इसीलिए इसने ये टॉपिक बनाया है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी डाले हुए हैं कि बच्चों को इंटर कन्वर्जन आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इसके बाद एक टॉपिक है, ये हमने केमिस्ट्री में भी किया था, एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तुम लोगों ने मास तो सुना ही होगा, वेट भी सुना होगा। क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस? सेम तो नहीं होते ये दोनों भाई? क्या डिफरेंस होता है बच्चों? व्हाट इज मास? प्लैनेट के उससे और मास चेंज होता है। पहले मुझे बताओ तो मास होता क्या है? तुमने कहा चेंज हो जाता है, एक बच्चे ने बोला ये वेक्टर है। सारी बातें तुम्हारी सही है, पर पहले ये तो बताओ है क्या ये? तो मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर मैटर कितना ठूस ठूस कर भरा हुआ है, वही उसका मास बताएगा। समझ गए? जैसे लोहा इतना भारी क्यों है, उसका मास ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है ना वो टाइटली पैक है, तो गिवन वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा ठूस ठूस के भरा हुआ है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? और एक बात सुनो, ये जो हमने अभी यूनिट्स पढ़ी है ना, ये भी खत्म नहीं हुई है। जब हम MLT डायमेंशन वाला टेबल पढ़ेंगे तो उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, उन सभी की हम लोग को यूनिट पढ़नी है और फॉर्मूले, यूनिट और डायमेंशन। और इसमें 11 12 की सारे फिजिक्स के ऑलमोस्ट सारी फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी। समझ गए? तो इस चैप्टर में तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और वेट क्या होता है बच्चों? वेट का मतलब ये होता है कि जिस प्लैनेट पर या जिस भी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट है तो वो प्लैनेट उसको अपनी तरफ कितनी तेज खींच रहा है। समझ में आ गया ना? यानी कि वेट एक तरीका क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी, मासिव बॉडी एंड प्लैनेट। लिख दूं? प्लैनेट लिख लो, अर्थ लिख लो, कुछ भी लिख लो। बच्चों मास कभी चेंज होता है? मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स सेम एवरीवेयर, यानी किसी भी बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होता है। पर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और प्लैनेट टू प्लैनेट। भाई अलग अलग प्लैनेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, तो वेट तो चेंज होगा ना। तो मास का कोई फॉर्मूला है क्या? मास का कोई फॉर्मूला नहीं है। इट इज अ बेस क्वांटिटी, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता। इट इज अ बेस क्वांटिटी एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। जबकि वेट क्या है? वेट एक डिराइव क्वांटिटी है और वो डिपेंड करता है किसी और पे। बताता हूं कैसे। इट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या सिर्फ ग्रेविटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? mg। तो क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है? मतलब ये खुद इस पे डिपेंड कर रहा है और g पे भी डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना? तो इसीलिए ये है डिराइव क्वांटिटी। बच्चों इसकी SI यूनिट क्या है? इसकी SI यूनिट क्या है? किलोग्राम। और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? बोलो। kg मीटर स्क्वायर। अरे फोर्स है ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है? हाँ समझ गए ना? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ बच्चों, मास के बारे में और कुछ पता है? मास कैन नेवर बी जीरो।
एनीवेयर, किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मास ही जीरो होएगा मतलब ये हो जाएगा कि वो फिर चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती, समझ गए ना। जबकि वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी। तो एक पॉइंट ये हो गया, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर तो उसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगी, और डायरेक्शन है इसी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए? और क्या डिफरेंस है मास और वेट में बच्चों? कोई है तुम्हारे दिमाग में पॉइंट तो बताओ। मास किसी भी अदर बॉडी के प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट नहीं होता, जबकि वेट अफेक्ट होता है। यानी कि मास ऑफ अ बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट। और यहां पर क्या लिखोगे, वेट ऑफ ए बॉडी इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर बॉडी। मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट इंक्लूड कर दिए हैं। तो मास और वेट में ये जो भी मैंने डिफरेंशियल बनाया है आपको ये याद होना चाहिए, कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। ये बेसिक डिफरेंस है मास और वेट में, तो इनको एक जैसा मत समझ लेना। जिनके पास साइंस नहीं है वो लोग मास और वेट को सेम समझे तो समझते नहीं, लेकिन आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए मास और वेट में डिफरेंस होता है। सब लोग समझ गए? तो इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। मेरे साइड हटते ही इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, घर जाके लिख के याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमएलटी डायमेंशन पक्का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।